Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे पेडागॉजी का जो एक पर्टिकुलर महामैराथन सीरीज चल रही है, प्रॉपर लॉकडाउन सीरीज है। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक सीरीज चलेगी, है ना। ऐसे शोले के कोई डायलॉग याद नहीं करेगा, वो उसकी कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। ठीक मजाक कर रही हूँ यार, स्पॉन्टेनियस है। ओरिजिनल का तो पता नहीं, क्या ही ओरिजिनल बचा है दुनिया में। खैर, सभी को गुड इवनिंग और होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और तैयारी कर रहे होंगे और ध्यान रख रहे होंगे अपना, क्योंकि केसेस जो हैं आज काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं कोरोना के, और ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ महीने मुझे लग रहा है कि काफ़ी नॉर्मल भी हो जाए ना, चीज़ें बाहर निकलना भी शुरू हो जाए, तब भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चलिए खैर, ये सब बातें तो आप जानते भी हैं और ध्यान रखना भी चाहिए। मैं रिपीट करा देती हूँ। कुछ लोगों को समस्याएं आ रही हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस में, इसको जल्दी रैप अप करेंगे, बट अभी एक हफ्ता और चलने दीजिए। ट्रांसलेशन में कई बार क्वेश्चन की ही गलती होती है, कई बार आप कर जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। ये सभी क्वेश्चंस या जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में भी करा दिए जाएंगे, तो उसके लिए बेवजह परेशान ना हो कि आपको लगे कि मैंने गलत करा दिया या आपने गलत कर लिया। रेयरली होता है ऐसा कभी जिसको डिस्कस कर लिया जाता है। देखो, वाइगॉस्की के विचार में आंतरिक भाषण, कुछ लोगों की तो हिंदी अच्छी हो रही है, वो भी अच्छी बात है, मेरी भी हो रही है। वाइगॉस्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति, आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति मतलब इंटरनल स्पीच की बात हो रही है। आंतरिक क्या है? जो अंदर बोला जाए, मतलब क्या क्या कहेंगे, कौन सी बात होगी? आंतरिक भाषण। निजी विचार होगा, निजी भाषण होगा, सामाजिक भाषण होगा या व्यक्तिगत भाषण होगा? आंसर थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आपके। देखो, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बी, निजी भाषण, जिसको प्राइवेट स्पीच कह देते हैं हम। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ पे सामाजिक की बात होती है, पहला ही भाषण लिखा होता, आंतरिक की जगह पर कुछ भी ना होता या आंतरिक नहीं होता, तो हम सामाजिक की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर सोशल स्पीच हो जाती, सिंपली क्योंकि सबसे पहले 2 साल में, 2 से 3 साल में बच्चा क्या है, 2 साल में सोशल स्पीच सीख जाएगा, बाहर बोलना, और फिर वो प्राइवेट स्पीच, यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या है, जो वो खुद से बोल बोल करके बातें करता है, तो वो उसका एक, कह सकते हैं कि पर्सनल स्पेस में बात हो रही है। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगॉस्की के अनुसार डैश को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। मतलब कि कौन सी एक चीज है वाइगॉस्की के अनुसार जिसको छोड़ दें, अगर एक्सेप्ट पूछा है, इंग्लिश वाले परेशान ना हो, एक्सेप्ट पूछा है, कौन सी एक चीज को छोड़कर बाकी चीजें पीढ़ी से दर पीढ़ी, मतलब कि वाइगॉस्की ने कहा है भाई हमारे सोसाइटी कल्चर से चीजें ट्रांसमिट होती रहती है, नॉलेज ट्रांसमिट होती रहती है एक से दूसरी जनरेशन में। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई है वाइगॉस्की ने। तो एक बार बताएं कि कौन सी चीज को छोड़ने के लिए कहा है, बताएं एक बार। पहला क्या है, धारणाएं हैं कि कुछ जो टेंडेंसीज होती हैं हमारे अंदर, वो हमारे माँ बाप से आ जाती हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ हेरिडिटी की बात नहीं चल रही, एक जनरली पूरे एक समाज की बात चल रही है जिसमें ये बात शामिल है। तो बिल्कुल ठीक है, जो टेंडेंसीज हैं आप देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों की, भारतीयों की अलग होंगी, कुछ थोड़ा सा अंतर पाया जाएगा, कुछ सिमिलैरिटी पाई जाएगी। मूल्य जो है, वैल्यूज भी बिल्कुल हम धारण करते हैं अपने समाज संस्कृति से, परंपराएं तो ऑब्वियसली, लेकिन अज्ञानता धारण करना ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये कोई बात नहीं है जिसकी बात वाइगॉस्की करें कि भैया अज्ञानता भी आप धारण कर लेते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मूर्खता जो है आप धारण करते हैं, वो तो आप बन जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि भर रहे हैं आप, सिर्फ आप इमिटेट नहीं कर रहे, जो समाज, इस बात को ध्यान रखिएगा, समाज जो सोसाइटी और कल्चर है ना, उसको आप इमिटेट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा आप इंटरनलाइज करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं, अपनी एक रीजनिंग लेकर के आते हैं, अपने संज्ञान का, अपने कॉग्निशन का विकास करते हैं, है ना। अगर आप यहां सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको इमिटेट करना है मुझे या किसी को भी, किसी भी एक चीज को समझाते हुए। आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं, अपने संज्ञान का इस्तेमाल करेंगे आप और बेहतर सीख पाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं जिनको हम जीवन से जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ इंद्रिय गामक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ जीन प्याजे। हैप्पी रामनवमी जी आप सभी को भी। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। निधि कोशिश करेंगे, भाई क्या डाउट है आपका, पूछने की कोशिश करो। ऐसा कैसे हो सकता है, ये 0 डिसलाइक, ये तो बहुत गलत बात है। कहाँ है डिसलाइकर्स, आज इधर उधर घूम रहे होंगे कहीं। खैर, 1243 लोग देख रहे हैं अभी, तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं।
बाकी बताइए एक बार आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन प्याजे के, हमने बात की है प्याजे का जो सेंसरी मोटर स्टेज है जन्म से 2 वर्ष का, उसकी एक सब स्टेज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब स्टेज नहीं है। अब ये इधर उधर जो घूमते रहते हैं ना, इधर उधर जो पूरे मजे मस्ती में रहते हैं, उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें गलतियां होंगी। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से कीजिए आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माइक ने परेशान किया हुआ है, बताइए एक बार। ऐसे डिसलाइकर्स नहीं है तो ऐसे मुझे गाने याद आ रहे हैं। खैर बताओ एक बार आंसर क्या होगा। सी डी मिक्स्ड आंसर दे रहे हो है ना। देखो इसका आंसर होना चाहिए क्या, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है, सीरिएशन, जो कि इसमें सेंसरी मोटर में नहीं आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाकर के आप सीरीज में सीख पाएंगे चीजों को करना। गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया होते हैं जो सेकेंडरी सर्कुलर एक्शंस हैं, जो रिपीटेटिव मोड पे करता है बच्चा। सहज गतिविधि जो भी उसके एक इंस्टिंक्टिव एक्शंस होंगे। प्राथमिक ये हुआ सेकेंडरी, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ जानने की जरूरत है। सेकेंडरी सर्कुलेटरी एक्शन, सर्कुलर एक्शंस जिनको रेपिटेटिवली बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको वो करेगा। कुछ होती हैं प्राइमरी आपकी रेपिटेटिव एक्शंस, या रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रेटरी प्राइमरी, अभी मैं कुछ बोल रही थी, वो वर्ड जो इंग्लिश का गायब हो गया, जिसको वृत्तीय कहते हैं, है ना। तो रेपिटेटिव है या कुछ इस तरीके का है। प्याजे भी करेंगे जल्दी में तो डिस्कस कर लेंगे, पहले किया हुआ है डिस्कस ये, अगर वो थियरी वाली वीडियो देखी होगी। तो ये प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया क्या है, कुछ ऐसे प्राथमिक अनुक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे प्राइमरी सर्कुलर एक्शंस हैं। बहुत बढ़िया, सर्कुलर बोलते हैं हाँ। तो सर्कुलर एक्शंस हैं जो कि धीरे धीरे ये सब चीज जो हैं, ये प्राइमरी सर्कुलर एक्शंस हों या फिर सेकेंडरी सर्कुलर एक्शंस हों, ये सब जो हमें कहाँ से मिले हैं, जो रिफ्लेक्सेस से मिले हैं कहीं ना कहीं, ये खत्म होने लगते हैं 2 साल के बाद। तो ये एक बेसिक बात हुई जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सोमेश ज्ञान प्रकाश जी जिन्होंने भी किया है आंसर। नींद की समस्या अभी भी चल रही है और ये बहुत ही सिंपल बात है, मेमोरी पे सीधा प्रभाव पड़ता है अगर नींद पूरी ना हो तो। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की। नैतिक विकास का अध्ययन यानी कि आपका मॉरल डेवलपमेंट की जो स्टडी है, उसमें कोहलबर्ग ने क्या दुविधा प्रस्तुत की, फटाफट से बताओ। पहला है हेक्टर की सुविधा, दूसरा है हेंज की दुविधा, फिर है मैरी की दुविधा, फिर है हेनरी की दुविधा। आंसर कीजिए फटाफट से, कोशिश करेंगे जल्दी बाइलिंगुअल कर दें सेशन, क्योंकि समस्या काफी हो रही है, कई लोगों को कंफ्यूजन इतनी अच्छी खासी हो जा रही है। बहुत अच्छा लगा डिसलाइकर्स को देख के, बहुत खुशी हुई, आप आए बाहर आई। बहुत ही बढ़िया विजू, बहुत ही बढ़िया। आंसर कीजिए फटाफट से। बी, हेंज की दुविधा, मतलब हाइंस डिलेमा कह देते हैं जिसको हम। हाइंस एक व्यक्ति था जो बेसिकली, जिसकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, उसको एंड में चोरी करनी पड़ी, मॉरल डिलेमा दी। कोहलबर्ग ने पूछा बच्चों से कि भाई मजबूरी थी, या तो वो दवाई को चोरी कर लेता या तो वो फिर अपनी वाइफ को मरने देता। इसी को दुविधा कहते हैं, जब हम जीवन में ऐसे चौराहे पे या दोराहे पे खड़े होते हैं कि भैया यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, ये सही है, ये सही है, माँ बाप जो चूज कर रहे हैं वो सही है, या मैंने जो चूज किया है वो सही है ना। तो इस तरीके की चीजें, यही दुविधाएं हैं, यही मॉरल दुविधाएं हैं जो हम देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं एक मॉरल रीजनिंग के बेसिस पे, जो हमारे संज्ञानात्मक स्तर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोरोना काफी बढ़ रहा है, ध्यान रखिए आप लोग अपना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पर, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान ही हल हो जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट 2-3 सेशन के बाद ही इसको कर दें बाइलिंगुअल सेशन को, ठीक है। बहुत ही बढ़िया परमानंद जी, बहुत बढ़िया, तो नाम ही परमानंद है। नेक्स्ट है, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में। दृश्य समस्याएं मतलब जिनको देखा जा सके, ठीक, ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको देख सकें आप, की तुलना में, मौखिक मतलब जिनको सुना जा सके, की तुलना में, अगर कंपैरिजन में अगर दोनों को देखें तो जो चीजें देख सकता है बच्चा उनको आसानी से सॉल्व कर लेगा, ये पूछा है। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं जितने भी लोग बी कर रहे हैं। गलत हो गया आपका आंसर। आंसर क्या है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है, जहां बच्चा, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, जो
जो ऐसी चीजें जिनको वो टच कर सके, जिनको वो फील कर सके, जिनको मूर्त कहते हैं, जिनको देख सके, वो जिनको देख ना सके, सुने या फिर आइडियाज में हो, वो अमूर्त हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको वो देख सके, विजुअलाइज कर सके, वो सबसे पहले सॉल्व करेगा बच्चा मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष में। और जो ऐसी समस्याएं जिनको वो देख नहीं सकता, वो फिर आगे वाली स्टेज जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में कहते हैं। ठीक है, 11 साल के बाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? मतलब कि इनमें से कौन से एक सिद्धांतकार, जो कि एक क्या थे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में मतलब सीखने की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता क्या है, आपकी जेनेटिक मैच्योरिटी कह सकते हैं, हम इसको मैच्योरिटी कह करके बुला सकते हैं, की भूमिका पर, मतलब कि मैच्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक मैच्योरिटी का, जीन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका अपना एक रोल है। कौन इस बात में विश्वास रखेंगे? बहुत ही गलत आंसर आप लोग कर रहे हैं। बिहेवियरिस्ट नहीं मानते हेरिडिटी को, बहुत ज्यादा वो भाव नहीं देते। वो भाव किसको देते हैं? कंडीशनिंग को देते हैं, प्रैक्टिस को देते हैं, इन सभी चीजों को देते हैं। इसी बात पे आप कर दीजिएगा लाइक। और मैं बता देती हूँ आपको आंसर, एक ही रुपये के लिए नहीं, 1 नंबर के लिए। आंसर क्या होगा? जीन प्याजे। जीन प्याजे कहते हैं कि भैया, उन्होंने कहा है स्पेशली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जब भी तो वो स्टेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेजेस के बिना, एज बढ़े बिना आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे आप मैच्योर नहीं होंगे। तो वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि उनके लिए एज भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आनुवांशिकता इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी जिसको हम कह देते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और प्याजे। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्याजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार डैश के दौरान आते हैं। प्याजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग को आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर प्याजे वाइगोस्की पर होंगे। बहुत बढ़िया, जिनके सारे सही हुए हैं अभी तक। प्याजे के संज्ञानात्मक विकासवाद यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है प्याजे का, उसमें जटिल विचार मतलब कॉम्प्लेक्स थॉट कह लीजिए, वो कब आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी कह सकते हो आप इसको। हिंदी में वही बात है, हिंदी में प्रॉब्लम होती ही है, स्पेशली मनोविज्ञान में या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ठीक, तो क्योंकि एक एक शब्द के लिए बहुत ही अजीब अजीब से शब्द हैं। एकोमोडेशन को हिंदी में आवास कहते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं समायोजन। वो एक बेसिक बात है, तो आपकी हिंदी दुनिया से ही अच्छी हो। बताओ एक बार आंसर क्या होगा भाई? जटिल विचार, मुझे समस्या कम होती है। जटिल विचार कब आएंगे ये बताओ? औपचारिक, बिल्कुल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष के बाद। ठीक है, 11 से 15 मान लीजिए, इसको एडोलेसेंस वाली एज है ये। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बच्चा मैथ्स हो, साइंस हो, ये सब चीजें सीखने लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग और बेहतर तरीके से विकसित हो गया है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। यहाँ पे कॉन्क्रीट, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट चीजें। कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हमें सोचना पड़ेगा, आइडियाज में है, चाहे कोई हाइपोथेसिस हो, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट हो, ये यहाँ पर वो चीजें देख पाएगा जो जिनको वो टच फील कर सकता है, देख सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है। मतलब बुद्धिमत्ता आप जानते हैं, इंटेलिजेंस कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है? अवस्थाओं की श्रृंखला मतलब एज जो है आपकी स्टेजेस में चलेगी और विकसित होगी। छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर होते हैं। भाई अगर कोई 10 साल का बच्चा है और कोई 16 साल का बच्चा है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर मिलेंगे। अलग तरीके से सोचेंगे, किस तरह से सोचेंगे ये पूछा है। कौन से सिद्धांतकार हैं? फटाफट से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल जीन प्याजे हैं, जो कहते हैं कि भैया एज का जो है वो प्रभाव है। जब भी जो भी स्टेजेस की बात कर रहा है वो सिंपल बात एज की भी करेगा, मतलब कॉग्निटिव मैच्योरिटी की भी बात करेगा। वो कैसे करेंगे इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे बात हुई है कि अवस्थाओं की श्रृंखला, जो स्टेजेस की जो एक सीरीज है ना, उसमें बच्चा विकसित होगा। तो ये बात, और उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थॉट और बेहतर होंगे, ये बात जीन प्याजे करते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो हमारा सिलेबस है वो भी इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। प्याजे का योगदान है कि 3rd क्लास के बच्चे के लिए या 1st क्लास के बच्चे के लिए, भैया चलो 5 साल का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा होगा, तो उसकी एज जिस लेवल तक की वो एक्टिविटीज कर सकता है, प्री ऑपरेशनल का बच्चा है, तो चलो उसको ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिनको वो देख सके, टच फील कर सके, या उसके लेवल की हो। तो उस तरीके से बुक भी उसी तरीके से डिजाइन होती है, एक्टिविटीज भी उसी तरीके से डिजाइन होती हैं जिस तरीके की आपकी अवस्था है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी
लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, यानी मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी एक स्टेज है? अगर हम बात करें कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की, जिनको हम काफी समय से पढ़ चुके हैं, काफी बार, बताएं एक बार। एक बार जीन प्याजे को देखूंगा कि कितने बड़े हो। जीन प्याजे बहुत ही कम एज में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। जिनको लगता है कि कम एज में कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हें पढ़ना चाहिए जीन प्याजे के बारे में, है ना। 13 साल में रिसर्च जो है शुरू कर दी थी, इतने सारे पेपर पब्लिश करा दिए थे। खैर, तो बताइए एक बार। 1896 में जन्म हुआ था उनका, और अभी तो स्वर्ग सिधार गए, पता नहीं उनके यहाँ तो स्वर्ग सिधारते हैं कि क्या करते हैं। ठीक, आंसर करो। स्विट्जरलैंड के थे, आंसर कीजिए। ना 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 ना, देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं जाती, वो कॉम्प्लेक्स हैं पहले से ही। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हैं पहले से, तभी हम एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं। बताओ एक बार। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पहचानना है भाई। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जो 5वीं स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, वही है यहाँ पर। कोहलबर्ग ने क्या दिया है? स्तर दिए हैं कितने? 3। और स्टेजेस, यानी कि स्टेजेस को क्या कहेंगे? अवस्थाएं दी हैं 6। तो ध्यान में रखिएगा, जो लेवल की अगर बात करेगा तो लेवल सिर्फ 3 है, इसमें गड़बड़ मत करिएगा, फ्री का नंबर है। और स्टेज कितनी है? स्टेज है आपकी 6, क्योंकि हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक, तो ये एक बात हुई। ये प्याजे की स्टेजेस हैं, ये आपका ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आपकी एरिक्सन की है, ये प्रसुप्ति जो उसको लेटेंसी कहते हैं, ये फ्रॉइड की है। तो इनको आप हटा सकते हैं, अगर आपने थियोरीज पढ़ी हैं तो अपने आप भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। फेस से हाथ लगाने को मना किया है, बट क्या कर सकते हैं, आदत। वैसे मैं कहीं गई नहीं हूँ, हाथ तो मत, सबसे ज्यादा हाथ में ही धोती हूँ मुझे लगता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, मतलब कि अगर हम बात करें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब क्या है? समीपस्थ विकास मतलब जहां तक आपका जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, संभावना है जहां तक आपके विकास होने की, उसका मतलब क्या है? ZPD हमने अभी वाइगॉस्की को किया था कुछ ही टाइम पहले, तो वहां से आपको पता होना चाहिए। नाम ले दिया आपका हॉरी सिंह, बहुत ही बढ़िया, हॉरिफाइड नाम है आपका एकदम। बताएं एक बार। सिर्फ हिंदी क्यों? ये हिंदी वालों के लिए विशेष एक प्रावधान किया गया है। मजाक कर रही हूँ, जल्दी इंग्लिश में मतलब बाइलिंगुअल आएगा। हाँ, दिल छोटा मत करो। बताओ एक बार। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यदि बच्चों को सहायता मिले तो वो सीख सकता है। अब इसमें आती है एक चीज कि वो बिना सहायता के काम कर सकता है, फिर उसके बाद वो सहायता के साथ कर सकता है। तो मतलब ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में? सहायता के साथ करने और बिना सहायता के साथ करने में। यानी शिक्षार्थी समीपस्थ नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षार्थी दूरस्थ क्या करते हैं? शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। तो ये एक बात है कि भैया ये काम है एक यहाँ तक का, मान लो ये बच्चा है, इस एक दायरे में वो खुद कर लेता है बिना सहायता के। ये दायरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो सहायता और बिना सहायता के क्या कर सकता है, इस बीच का डिफरेंस है, यानी बी हो गया इसका सिंपल आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लग रहा है अब तो आप इतने होशियार हो गए कि मेरा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता बची नहीं होगी आपको। कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है? समझते हैं उसको, समझते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल लग रही होगी इंग्लिश मीडियम वालों को। मध्यस्थता मतलब किसी ने हेल्प की, स्कैप फोल्डिंग कह लीजिए, यहाँ पर मदद हुई है। तो ये बात, ये जो रीजनिंग है वो किसकी है कि बच्चे को सुविधा होगी सीखने में, लर्निंग में हेल्पफुल होगा क्या स्कैप फोल्डिंग, या फिर हेल्प कह सकते हैं, मचान कह सकते हैं। तो ये तो अब तक आप समझ गए होंगे। वाइगॉस्की ने, लेव वाइगॉस्की ने कहा है कि भैया अगर आप मदद दे दोगे, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता होगा किसी एक क्षेत्र में, अगर आप लेट्स लर्न पे आके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी ही होगी, मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं आपकी। ठीक है, तो ये क्या है? वाइगॉस्की की एक बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगॉस्की की थियरी ना देखी हो देख लीजिएगा, अभी रिसेंटली ही डिस्कस किया है एक और बार। कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक डेवलपमेंट, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। सही और गलत में जो हम ये फैसला करने में परेशान रहते हैं। मेरा भी नाम लीजिए, हेमलता जी नाम ले लिया आपका। बताएं एक बार, कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर कीजिएगा, बहुत तेजी से गलत हो जाएगा आंसर। नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार, न्यायिक व्यवहार या नैतिक निर्णय पर? बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया, आंसर क्या होगा आपका? नैतिक निर्णय पर। भैया आप क्या निर्णय लेंगे, इस बात पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बेसिकली बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा वो समझते हैं। ये तो फाइनल है,
ये तो फाइनल है। वो जो निर्णय लेने में जो रीजनिंग लगी है, उनका जो ध्यान था कोलबर्ग का, वो उस पर था, ना कि व्यवहार से भी बाद में। पहले जो इंपॉर्टेंस है वो इस पर है कि आपने रीजन लगाया क्या निर्णय को लेने में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में हैं? प्रारंभिक विद्यालय मतलब जो शुरुआती इनिशियल स्टेज ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे बात करें तो औपचारिक परिचालन, ठोस परिचालन, मतलब ये प्याजे की अवस्थाएं हैं। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं सोने का प्रयास करूंगी। हाँ, अब किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, मिस हो गया जी आपका नाम। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, पूर्व परिचालन। 2 से 7 वर्ष है ना इसकी एज, तो इनिशियल में तो यहाँ होगा ही, अगर पहली क्लास में भी बैठेगा तो। ठीक है, तो एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित मतलब गणित में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसमें? गणना में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो नीरसता संबंधी दोष है, पठन दोष है, गणना दोष है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया, जिनके भी 29 आए हैं, वजह तो आप ही हैं, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है आपके साथ। शाहरुख कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया। बताएं, एक बार आंसर कीजिए फटाफट से। समझ सकती हूँ बहुत कष्ट है इंग्लिश वालों को, करेंगे कुछ करेंगे इसका। लेट मी अबाउट दिस। सॉरी, गणना दोष है भाई, जिसको हम डिस्कैलकुलिया कह देते हैं हमारी अंग्रेजी की भाषा में। डिस्कैलकुलिया है कि डिस्कैलकुलिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चे को गणित संबंधी गणना में जो है वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CWSN का अर्थ क्या है? CWSN क्या है ये बताइए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे हैं, एकांगी हैं, या फिर मृदु हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। कोई बात नहीं, कोई लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर बैठे हैं, पीछे से वीडियो देख लीजिएगा, है ना, लाइव देखने का वैसे अपना मजा है। बताएं एक बार। CWSN बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, C फॉर चिल्ड्रन, W फॉर विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वो बच्चे जिनको विशिष्ट आवश्यकता है, उनको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन में हम इस एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा वो तो देखने के बाद पता लगेगा। साइरल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, ये तो आप तुक्का भी मार देंगे ना आंख बंद करके। आपको बताया यार 120 से अधिक, 120 से कम, तो ये तो एवरेज का भी इन्होंने पॉइंट नहीं बताया। 90 से 110 तो एवरेज ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि मंद बुद्धि होंगे ये बच्चे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर सिंपल बच जाएगा, 85 से कम, 85 से कम। 70 जो है बॉर्डर लाइन है, और उससे पहले जो है मतलब ऑब्वियस है ना। 90 से 110 क्या है? एवरेज है, नॉर्मल, औसत है। अभी औसत से भी जो कम है वो पीछे ही रहेगा ना, फिर तो आगे तो जाएगा नहीं, वो कोई प्रतिभाशाली तो बन नहीं गया। बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर चीज आपको याद हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं थोड़ा सा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। दिव्यांगजन मतलब कि पर्सन्स विद, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट। ये जो है कब लागू हुआ है ये पूछा है। 1992, 99, 2016 या 95। जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना आपके साथ हो चुकी है। ये PWD एक्ट था, जिसको रिवाइज कर दिया गया कब? 2016 में, और इसमें थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज, इसमें 14 को ऐड कर दिया और 21 डिसेबिलिटीज शामिल कर दी, जिसमें ड्वार्फिज्म, बोनेपन को भी शामिल किया है, जो एसिड अटैक विक्टिम्स वगैरह हैं उनको भी। तो ये क्या है बेसिकली, 2016 में इसको रिवाइज किया गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, PWD एक्ट। 40% से ज्यादा अगर विकृति है तो डिसेबिलिटी जो है, तो इसमें कोटा जो है वो मिलेगा। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं कहेगा, अच्छा कहेगा अभी भी, ठीक है। अब बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण है, मतलब कि डेलिक्वेंट कहते हैं ऐसे बच्चों को, मतलब इनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जो है, जो बेसिकली क्राइम के प्रति झुकाव हो सकता है, इसका विकसित या इसको डेवलप होने का एक कारण क्या हो सकता है, ये बताना है आपको बहुत ही तेजी के साथ। तो आंसर आप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इंग्लिश में आएंगे राधा जी, बिल्कुल आएंगे, एक दिन इंग्लिश में जरूर आएंगे हम, है ना। बताएं बताओ बताओ एक बार। मैं कोशिश करती हूँ, जो मंडे से पूरी कोशिश रहेगी, मंडे नहीं तो कर देंगे इसको, इंग्लिश में ले आएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन फील योर पेन, है ना। हाँ बताइए वैसे। परिवार का वातावरण, बिल्कुल बात सही है आपकी। अनुशासनहीनता, अब अनुशासनहीनता
की वजह से विकसित हो रहा है, क्या कह रहा है ये आपसे? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण। ऐसे थोड़ी बहुत शरारत तो सब कर लेते हैं स्कूल में, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो जाकर के कोई क्राइम कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्थिक अभाव, जरूरी नहीं है कि हर गरीब बच्चा भैया वो अपराधी अपराधी ही बन जाएगा। फिर क्या है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के करिकुलम में अगर दोष है तो ऐसा थोड़ा ना अपराधिक बना दोगे आप उसको। बात क्या है, अगर परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, अगर वहां चोरी डकैती झूठ बोलना इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है या कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड है, इवन आस पड़ोस भी सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं बच्चे को, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और परिवार जो है वो सबसे पहली एजेंसी है जहां वो जन्म लेकर के कुछ सीख रहा है। अच्छा, और भी है क्वेश्चन, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, मतलब करना पक्ष का मतलब है डूइंग एस्पेक्ट ऑफ योर बिहेवियर। डूइंग एस्पेक्ट जो है आपके व्यवहार का, वो किस में आएगा? सीखने के गतिक कार्नेटिक क्षेत्र में, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक क्षेत्र में। आज चल रहे हैं हम स्पीड से। आंसर आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्या? गतिक कार्नेटिक क्षेत्र, सीखने का गतिक कार्नेटिक क्षेत्र। मतलब कार्नेटिक क्या है यहाँ पर? साइकोमोटर। भाई 3 पक्ष या 3 क्षेत्र की बात की है बीएस ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में लर्निंग के बारे में। वो 3 पक्ष कौन से हैं मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, है ना। वो 3 पक्ष की अगर मैं बात करूं तो 3 पक्ष हैं वो सिंपल। एक है आपका साइकोमोटर, जिसको हम गत्यात्मक पक्ष बोल देते हैं, जो अभी इस ऑप्शन में आंसर भी था, हिंदी में नाम कई हो जाते हैं। ये आपके डूइंग पक्ष से रिलेटेड है, मतलब कुछ करेंगे आप तो फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होगी। दूसरा है आपका अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या है? संवेगात्मक, जिसमें आपके इमोशंस आएंगे, मतलब फीलिंग आपकी कह सकते हैं हम, यहाँ शामिल होगी आपका महसूस करना। फिर क्या है थर्ड जो है वो है क्या? साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया, फिर आपका कॉग्निटिव है यानी संज्ञानात्मक, जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा, यानी कि आपका थॉट या थिंकिंग को हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लूम का ये टैक्सोनॉमी है, आपने शायद अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बहुत बार पढ़ा होगा। ये 3 पक्ष दिए हैं उन्होंने, डोमेन्स ऑफ लर्निंग दिए हैं कि भाई सीखने के 3 पक्ष हैं, है ना। हम संज्ञानात्मक मतलब सोच करके, दिमाग का इस्तेमाल करके, फिजिकल एक्टिविटीज करके, और इमोशंस भी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। बहुत बढ़िया अर्पिता, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? मतलब कि अधिगम पठार आप समझते हैं, मतलब कि पठार हम प्लेट्यू को कहते हैं। लर्निंग में जब प्लेट्यू, एक रुकाव आ जाएगा तो क्या होगा ये बताएं। अभी कई लोगों की लर्निंग में पठार आ गया होगा जो बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम समझते थे, अब उनको हो रही है दिक्कत। अब उनको क्या हो रही है परेशानी? पहले तो चल रहा था कर्व ऐसा, अब उनको लग रहा है यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गलती हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ साथ में ट्रांसलेट करने की। तो बताओ एक बार, प्लेट्यू का कारण क्या नहीं होगा? बहुत ही शानदार प्रदर्शन, आज डबल सेंचुरी बनाई है मैंने, बहुत ही बढ़िया एडिक्वेट। ये ऐसे पढ़ के ना मेरे को याद आ गई वो कमेंट्री जो करते थे क्रिकेट में, ऐसे बल्लेबाज का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, है ना। तो बताओ एक बार, ऐसे रेडियो पे आता था। आंसर कीजिए। हाँ, विद्यालय का असहयोग। असहयोग आंदोलन नहीं है ये भाई। अगर फिजिकली आप, अभी जैसे मेरी जो स्थिति है अच्छी खासी, मैं फिजिकली ड्रेन्ड हूँ, मतलब कि बहुत ही नींद को, पैटर्न को चेंज करने के चक्कर में इस टाइम तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है शाम तक कि दिमाग आधा ही चलता है, आधे में ही चल रहा है मेरा और आपका डिस्कशन, है ना। वो तो शुक्र है भगवान का कि आधे में चल रहा है। ठीक, तो शारीरिक सीमा हालांकि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। शारीरिक सीमा जो है, अगर फिजिकली प्रॉब्लम है, आपकी सीमा जो है टच हो गई कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अगले 6 महीने बाद कहीं ना दिखूं मैं आपको, आराम से लेट्स लर्न पे एक वीडियो में मिला करेंगे और डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, प्रेरणा की सीमा। प्रेरणा की सीमा मतलब मोटिवेशन भाई इतनी ही थी, अब मोटिवेशन की कमी नहीं है, तभी तो फिजिकली भी प्रॉब्लम है तब भी खड़े हो। ठीक, फिर क्या है, ज्ञान की सीमा। भैया नॉलेज की ही इतनी लिमिट थी, इतनी ही मिल पा रही थी, इसलिए प्लेट्यू आ गया। ठीक, तो आंसर क्या है? विद्यालय का जो असहयोग है वो जरूरी नहीं है। सीखने वाला यदि सच में इच्छुक है, वो दुनिया के किसी कोने से सीख सकता है, तो मेन रीजन प्लेट्यू का हम इसको काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ही नहीं। आउट ऑफ 20 आपके कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे, जो कि आप डेली बताते हैं। कल के कमेंट्स में चेक नहीं कर पाई हूँ, कोशिश करूंगी आज कर लूँ, है ना। बहुत ही बढ़िया, दिन में लीजिए। ऐसे मत बोले, क्या क्या ना बोले। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं नहीं दिखूंगी, कहीं नहीं दिखूंगी से मेरा मतलब लेट्स लर्न पे तो दिखूंगी यार, जब तक जिंदा हूँ, मतलब जब तक भी पॉसिबल है, तो वो एक बात है।
बेसिक बेसिक सी बात है, बट हाँ कम काम करने की चाहिए। लाइक करके मैम को मोटिवेशन बढ़ाए। अरे बहुत मोटिवेशनल चुलबुल, बट फिर भी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना रीइंफोर्स करते हैं, है ना। 2160 लोग बचे हुए हैं अभी और सिर्फ 1600 लोगों ने लाइक किया है, बड़ी नाइंसाफी है ना। खैर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही। रीट के लिए ये वाली सीरीज आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी। ये जितनी इतनी सारी जो डिमांड थी ना, सुपर टेट, रीट, इसके अलावा और कौन से हिंदी मीडियम के एग्जाम आ रहे हैं, एमपी टेट, इनके यहाँ ज्यादा जो आप लोग हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, स्पेशली एक सीरीज चलाई है इसलिए। तो ये 10 दिन की सीरीज कंप्लीट हो जाए फिर आ जाएंगे बाईलिंगुअल पर। इतने मैं कोशिश करूंगी ईवीएस वगैरह शुरू करा दूं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को लगे हाँ हमारे लिए कोई है, ठीक है। तो चलिए आप सभी का भी धन्यवाद यार। ऐसे लव यू आप लोग लिखते हैं तो मेरे को मतलब ऐसे समझ में नहीं आता है ऐसे रिप्लाई करना, ठीक है। ऐसे वो याद आ जाती है, वो कौन सी मूवी थी वो, दीपिका और रणबीर, बहुत ही भारी शब्द हैं, बोझ नहीं उठाया जाता। खैर धन्यवाद ताहिरा। और आगे बताएं एक बार। आतिका, नाम ले लिया आपका, आतिका मदाशिद नाम ले लिया। और बताइए, प्लीज कीप स्प्रेडिंग योर नॉलेज विद अस, नेवर लीव अस। नहीं तृप्ति, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपको कई बार दिखती हूँ और काफी काम भी किया है ये सारी चीजें, बट मतलब यू नेवर नो ना कि कल क्या डायरेक्शन दिमाग में हो। ये तो लेट्स लर्न पे मैं आपको मिलूंगी ही, हमेशा ही मिलूंगी, दिक्कत नहीं है। आराम करने का जी कर रहा है मेरा अब। मतलब हेल्थ पे फोकस करने का, ऐसे स्पिरिचुअलिटी हु एम आई सर्च कर लूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा नीड्स तो है नहीं अब कि बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसे अंधी कमाई वाला सीन तो मेरा वैसे भी नहीं है, बट एक्सपीरियंस मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। और मैं अनुभव लेने की कोशिश करती हूँ, एज कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव ले लेती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ ताकि समझ आ सके दुनिया और बेहतर। खैर करियर विल पर चल रहा है, आज सेशन हुआ है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है, मैं मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अरे यार समझा करो भावनाएं, ये मान मत हो जाया करो। बिल्कुल 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 हाँ। मतलब ऐसा सोच रही हूँ मैं कि चलो सीटेट है जुलाई में, तो 6 महीने भी कहाँ बचे, उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि अगले सीटेट से पीसफुल होकर के बैठूंगी, ऐसा कुछ सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी कुछ कंफर्म हो गया, ये तो विचार हैं, आते जाते रहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ फ्री फ्लो में। ईवीएस कब होगा? ईवीएस कल, कल मेरा रूटीन क्या है? करते हैं कल ईवीएस करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। कोई डाउट हो तो छोड़ देना नीचे, मैं कोशिश करूंगी कमेंट्स में देख करके उसको या तो आगे सॉल्व करने की, है ना। ये मेरी मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, और ये इस चीज़ में आज वहाँ भी बात हो रही थी करीब पे, लोग कम होते हैं तो मैं आसानी से डाउट्स ले पाती हूँ। बस यही एक दिक्कत हो गई है लेट्स लर्न पे, कि हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिस्कस ऐसे करूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए अपने आप ही, कि आप लोग हम लोग इतनी संख्या में हैं कि सभी का डाउट्स ले पाना इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहती, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।